नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव विवेक रे जी। देश की तरक्की में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के 121 करोड़ लोगों से सीधा सरोकार यह मंत्रालय रखता है। चाहे बात हम करें पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की या फिर रसोई गैस की, सीधे सीधे इन सभी का सरोकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। और इसके सचिव विवेक रे जी से आज हम एक मुलाकात में तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। विवेक रे जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का मूल कार्य दरअसल है क्या और यह मंत्रालय किस तरह काम करता है? ये मंत्रालय जो है, इसका मकसद है कि हिंदुस्तान में जो ज़रूरतें हैं एलपीजी की, केरोसिन की, पेट्रोल की, डीजल की, वो पूरी की जाएं और ऐसे तरीके से की जाएं कि लोगों के ऊपर भार जो कम से कम हो वो कम से कम रहे और पूरी जो सप्लाई है वो उपलब्ध हो। और उसके लिए क्योंकि देश प्रगति में है तो उसमें जो बढ़ोतरी आ रही है उसके लिए हम सप्लाई और कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी हमारी एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो 3 भाग में हम उनको बांटें तो समझने में आसानी रहेगी। एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम तेल और गैस की खोज हिंदुस्तान में करें और उसके लिए हमें ज़मीन पे भी और समुद्र में भी तेल और गैस की खोज करनी पड़ती है। हमारे यहाँ करीब 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसन है जहाँ पे उम्मीद है कि तेल और गैस हमें मिल सकती है। और ये 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो सेडिमेंट्री बेसन है, इसमें करीब 20% एरिया में खोज अच्छी हो चुकी है और करीब 40% एरिया में अभी खोज चल रही है और करीब 40% एरिया बाकी है जहाँ पे अभी खोज ठीक से शुरू करने में बाकी है। और अब हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें तेल और गैस हिंदुस्तान में मिले ताकि हमें उसका फिर वहाँ से बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप जैसे जानते हैं कि बाहर से जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में हमें पेमेंट करना पड़ता है और आज की आर्थिक स्थिति में ये बहुत कठिनाई हमारे सामने आ रही है। तो एक तो बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम तेल और गैस की खोज हिंदुस्तान में तेज़ी में रखें, तेज़ी रफ्तार से करें और जितना ज़्यादा उत्पादन हो सके उसको हम बढ़ाएं। दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो क्रूड ऑयल होता है उससे फिर सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे केरोसिन है, चाहे एलपीजी है। बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं जो आज की तारीख में इस शताब्दी में हर सेक्टर में काम उपलब्ध रहते हैं और उसके लिए फिर हम लोग अपनी रिफाइनरीज बनाते हैं। तो क्रूड ऑयल जो आता है वो रिफाइनरीज में फ्रैक्शनेट होता है, रिफाइनरी में डिस्टिलेशन होता है और उससे फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग हिंदुस्तान में रिफाइनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाएं। एक तो हम कि क्रूड ऑयल और गैस को हम उपलब्ध कराएं, उसके बाद जो उपलब्ध हो तो उसको फिर हम रिफाइनरीज में ले जाके फिर हम प्रोडक्ट बनाएं जो पब्लिक के लिए बनते हैं। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है, हमारी रिफाइनरीज जो हैं हिंदुस्तान में, उनका बढ़ावा करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को ठीक रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरी हमारी जिम्मेदारी है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। एक बारी जब वो रिफाइनरी से प्रोडक्ट बन जाता है तो कैसे वो सारी जनता को पहुँचे, क्योंकि आप जैसे आपने खुद ही कहा कि मिट्टी का तेल जो है वो तो गांव में गरीब से गरीब लोगों के पास जाता है और वो रोशनी के लिए भी काम आता है और खाना बनाने के लिए भी काम में आता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो केरोसिन है, वो मार्केटिंग उसका कैसे हो और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और लोगों को सुविधा मिले पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, अंडमान आइलैंड्स में और बाकी सारे देश में कहीं पे ऐसी कोई शॉर्टेज ना हो या कमी ना हो, वो भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और चौथी एक जिम्मेदारी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसकी जो खपत है उसको हम कैसे कम करें और हम उसमें ऑयल कंजर्वेशन कैसे करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं ताकि हमारे जो खपत है वो जितनी एफिशिएंट हो सके उतनी एफिशिएंट रहे और देश की प्रगति में
जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी उतना हमारी तेल की खपत कम रहेगी और वो फिर हमारे लिए नेचुरली फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये चार बड़ी जिम्मेदारियां अगर आप बांटना चाहें हमारे मंत्रालय को तो ये 4 भागों में बांट सकते हैं। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं देश के लिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के तौर पर आपके सामने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आप मानते हैं? देखिए, आज के तारीख में हम लोगों को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और करीब 20% हम लोग हिंदुस्तान में पैदावार कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ये एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है, देश की एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हमें तेल चाहिए और हमें गैस भी चाहिए और अगर हम बाहर से लाएंगे उसको 80% तक अगर हम बाहर के देशों में निर्भर रहेंगे तो नेचुरली हमारी जो सिक्योरिटी है वो उनके हाथों में चली जाती है कुछ हद तक। अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो या और किसी देश में क्राइसिस हो या इंटरनेशनल सिचुएशन में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो हमारी सप्लाईज में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि हम लोग हिंदुस्तान में ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं और अपना जो हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का और गैस का, ना कि हम 1-2 देशों से लें, उसको बांटें और कई लैटिन अमेरिका से भी शुरू करें, अफ्रीका से भी शुरू करें, मिडिल ईस्ट से भी शुरू करें। ऐसा ना कि हम सारा जो अपना तेल और गैस है एक ही रीजन से हम खरीदें। लेकिन यह संभव कैसे होगा विवेक जी? बड़ा सवाल यह है कि हर बार जब भी कोई पेट्रोलियम मंत्री हो, पेट्रोलियम सचिव हो, कहते तो जरूर हैं कि हम तेल और गैस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और अभी डॉक्टर केलकर की कमेटी भी बनाई गई है कि 2030 तक भारत को हम आत्मनिर्भर बना देंगे। क्या यह आपको वाकई में यह दावा सच के करीब लगता है कि यह 2030 तक संभव होगा? देखिए, ये तो हमारा लक्ष्य है और उद्देश्य है और ये आज की तारीख में कुछ असंभव सा लगता है कि ये कैसे होगा जब हम 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये लक्ष्य एक रखा गया है और इससे सारा जो फोकस है कंपनीज का, मिनिस्ट्री का और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फोकस यही हो गया है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में ऑयल और गैस प्रोडक्शन कर सकें उतना हम करें। और हो सकता है कि 100% हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी पे ना पहुँचें 2030 तक, लेकिन जितना हम पहुँच सकेंगे लक्ष्य तक उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। और इसीलिए ये मैं मानता हूं कि जो हमारे मंत्री साहब ने ये लक्ष्य रखा है कि हम लोग 2030 तक कोशिश करें कि हम एकदम पूरे आत्मनिर्भर हो जाएं, ये बहुत बढ़िया और एम्बिशियस लक्ष्य है। ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए हमें हमारी कोशिश में कि ये लक्ष्य जो है हम हासिल करें। भारत के पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन क्या कारण है कि इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा? रिसोर्सेज, सेडिमेंट्री बेसिन मैंने आपको जैसे बताया 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और उसमें सर्वेज हुई हैं, रिसोर्सेज का भी प्रोजेक्शन है और करीब 60% एरिया में एक्सप्लोरेशन चल रहा है, 40% में अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं कि पूरा सर्वे नहीं हो पाया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की कंपनियां और विदेशी कंपनियां दोनों आके एक्सप्लोरेशन में जुड़ें। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 254 हमारे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हमारी कंपनियां काम कर रही हैं। उसमें सबसे बड़े पैमाने में तो ONGC काम कर रही है जो हमारी अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन और भी विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं और इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, SR है, वीडियोकॉन है और बहुत सारी कंपनियां हैं। करीब 80 कंपनियां आज की तारीख में काम कर रही हैं और हम इन्हीं को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन बढ़े। तो हमारा उद्देश्य है कि हम ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं और उसमें जो बाधाएं आती हैं वो एक तो बाधा हमारे सामने आती है कि हम लोग गैस की कीमतें जो हैं हमने उनको कम रख रखा है और जैसा आपको मालूम है फिलहाल अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फैसला किया है कि हम एक नया फार्मूला गैस प्राइसिंग के लिए लागू करेंगे 1 अप्रैल 2014 से और उस फार्मूला के प्रति हमें उम्मीद है कि जो ऑयल कंपनीज हैं जो एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाना चाहती हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा पैसा लगाने के लिए, क्योंकि ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन जो होता है वो बहुत महंगा होता है, आसान काम नहीं होता है और उसमें पैसे की खपत बहुत आती है। और जब आप तेल की खोज करते हैं
कोई गारंटी नहीं कि आपको तेल मिलेगा, और अगर आपने पैसा लगाया और तेल नहीं मिला तो वो फिर आपको लॉस पूरा अब्जॉर्ब करना पड़ता है। इसीलिए इसमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और इंसेंटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो तेल की खोज में प्रगति जो है वो कम हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है और हमारी कंपनियां जब पेमेंट करती हैं तो डॉलर के रूप में पेमेंट करती हैं और इधर रुपए की हालत काफ़ी ख़राब है। इससे हमारी कंपनियों को दोहरी मार पड़ती है। इसमें ऐसा है कि आपका कहना सही है कि जब हमें डॉलर में ख़रीदना पड़ता है और अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो नेचुरली हमारी कंपनियों के ऊपर मार पड़ती है, और अगर हम दाम नहीं बढ़ाएं तो फिर उनके लॉस बढ़ते हैं और उनको लॉस को अब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये समस्या हमारे सामने है, सरकार के सामने समस्या कई सालों से चल रही है। करीब 2004-05 से ये समस्या आई है, जब से इन तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं, और इसके लिए बहुत सारे उपाय सोचे गए हैं। और आज की तारीख में सरकार ने फैसला किया है कि एक तो पेट्रोल टोटली डीकंट्रोल हो गया है। ऑयल कंपनी पेट्रोल के दाम बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अगर कटौती होती है तो वो बढ़ाते हैं या कम करते हैं। और डीजल के लिए करीब हर महीने ऑयल कंपनीज को इजाज़त दी गई है कि वो 40 या 50 पैसे पर लीटर कीमत बढ़ाएं, ताकि धीरे धीरे जो घाटा हो रहा है वो कम हो और लोगों पे बोझ भी इतना ना पड़े। और एलपीजी के लिए वहाँ पे भी सब्सिडी चल रही है। वहाँ पे हम लोगों ने एक कैप लगाया है कि जो भी घरेलू सिलेंडर एलपीजी का सब्सिडी पे मिलता है उसमें 9 सिलेंडर से ज़्यादा एक साल में एक परिवार को नहीं दिए जाएंगे। तो इन कदमों से कुछ हद तक खपत कम हुई है, कुछ हद तक जो डाइवर्जन हो रहा था या ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी वो भी कम हुई है। और इन सब कदमों से हमें उम्मीद है कि जो ये समस्या हमारे सामने है और ऑयल कंपनी के जो घाटे हैं वो भी कम हो जाएंगे। सरकारी तेल कंपनियों के घाटे तो भले पूरे हो जाएं इन सब कदमों से, लेकिन आम जनता को तो कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये तो आपका कहना सही है कि महंगाई का सामना करना पड़, लेकिन आप स्थिति अपनी देखिए, जब आप 80% तेल बाहर से लाते हैं तो आपको जिस दाम पे आप खरीदते हैं उससे कम दाम पे अगर आप बेचेंगे तो आप सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा। अब आप $100 पर बैरल पे तेल खरीदते हैं, तो अगर आप चाहें कि हम $50 पर बैरल पे उसको बेच दें हिंदुस्तान में, तो बाकी जो घाटा है $50 का वो कौन पूरा करेगा, कहाँ से पूरा होगा। और ये समस्या पूरे देश के सामने है और इस समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। आज की तारीख में जैसे पेट्रोल के मूल्य का निर्धारण तेल कंपनियां कर रही हैं, क्या ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार रसोई गैस की कीमत भी तय करने का अधिकार इन कंपनियों को दे दे? ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि क्या नीति इसके बारे में बनेगी, क्योंकि एलपीजी रसोई गैस जो है बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है और हर परिवार में इसका उपयोग होता है, और इसकी जो भी नीति बनेगी वो कैबिनेट ही इसका फैसला करेगी। विवेक साहब, क्या कोई प्रस्ताव है कि रसोई गैस के मूल्य का निर्धारण कंपनियां करें? ऐसा कोई मंत्रालय विचार कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इस समय काफी चर्चा है कि अभी तेल कंपनियों को आपने अधिकार दिया है कि डीजल का मूल्य प्रति लीटर 50 पैसे तक हर महीने बढ़ा सकते हैं। क्या तेल कंपनियों ने अपने घाटे की भरपाई के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव मंत्रालय को दिया है कि एक साथ डीजल के मूल्य में 2 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए की बढ़ोतरी प्रति लीटर कर दी जाए? नहीं, ऐसी आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है, और ऑयल कंपनियों ने हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। 10वां ऑयल और गैस ब्लॉक नीलामी का प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, कारण क्या है? 2 साल से कोई भी नया ब्लॉक नीलाम नहीं हुआ। नहीं, 10वां जो राउंड है हमारा है वो हमें उम्मीद है कि हम लोग करीब दिसंबर तक उसको अनाउंस करेंगे, और उसके लिए करीब 60 ब्लॉक हम लोग लेंगे। उनके लिए आज की तारीख में हम लोग तैयारी में हैं, और हमें कई मंत्रालयों से उनके लिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है। डिफेंस मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे हमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो वो प्रोसेस अभी जारी है, और सारी क्लियरेंस लेने के बाद हम उनकी नीलामी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नीलामी के बाद फिर और अड़चनें आएँ। अगर पहले से ही सारी क्लियरेंसेज उपलब्ध हों तो फिर आगे एक्सप्लोरेशन करने में सुविधा रहती है। बतौर सचिव आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि जो नीलामी होगी 10वां राउंड, यह पूरी तरीके से ईमानदारी से हो, पारदर्शिता के साथ हो? एकदम
सारी जो हम 9 ब्लॉक हम लोग नीलाम कर चुके हैं और 10वां राउंड हम लोग करने जा रहे हैं और किसी भी राउंड में कोई तरीके की शिकायत नहीं आई है। सब राउंड में एकदम ट्रांसपेरेंसी से और ओपननेस से ऑक्शन हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हम बनाएं जो सबके सामने हों और उनको देखते हुए लोग अपना बिड करें और उसी बेसिस पे उनको हम अवार्ड करेंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी से हमारा काम चल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि 1999 से 1999 से ये काम हमारा चल रहा है और कोई ऐसी आलोचना की बात नहीं हुई है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आई है और पूरी तरीके से हम लोग कोशिश में हैं कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी फ्यूचर में भी ना आए। बतौर सचिव मुझे लगता है आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है देश भर में रसोई गैस की कालाबाजारी पर अंकुश पाना। आप किसी भी जिले में चले जाइए, अधिकांश रसोई गैस के उपभोक्ता यह मानते हैं कि बड़े पैमाने पर गैस की कालाबाजारी होती है, समय से उनके गैस सिलेंडर्स की बुकिंग नहीं होती, समय से पहुंचाया नहीं जाता और यह समस्या तब से और ज़्यादा बढ़ गई है जब से भारत सरकार ने सब्सिडी का खेल शुरू किया है कि 1 साल में इतने सिलेंडर मिलेंगे। नहीं, मेरा मानना है कि सरकार की नीति से जो कालाबाजारी है और ब्लैक मार्केटिंग है वो कम हुई है और जो एलपीजी में जो ग्रोथ थी पहले कंजम्पशन में वो भी कम हुई है और अब ये है कि 9 सिलेंडर का जो कैप बना है हर एलपीजी कंज्यूमर के लिए, उससे ज़्यादा वो 10वां सिलेंडर उसको सब्सिडी पे नहीं मिलेगा। पहले कोई अंकुश नहीं था, पहले कोई सीमा नहीं थी, इसीलिए वो किसी भी कंज्यूमर के नाम में दिखा के आप सिलेंडर बेच सकते थे और आप दिखा दें कि साहब हमने सब्सिडी पे सिलेंडर बेच दिया कंज्यूमर को और उसको फिर काला बाजारी में आप बेच दें और दुगने दामों में बेचें। तो ये कैप लगाने से इस पे बहुत रोक लगा है और इससे काला बाजारी जो है काफ़ी कम हुई है और आप पब्लिक से पूछें, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें, ऑयल कंपनी से पूछें, सब आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि इससे काला बाजारी कम हुई है, बड़ी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ओएनजीसी हैं, इंडियन ऑयल हैं, भारत पेट्रोलियम। इनके कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय की रणनीति क्या है? देखिए, ये जो कंपनियां हैं हमारी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और फॉर्च्यून 500 में भी इनकी लिस्टिंग आती है। तो इतनी बड़ी कंपनियां जो हैं, हमारी कोशिश रहती है कि ये बोर्ड मैनेज कंपनी हो, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इन कंपनियों को चलाएं और जितनी हम लोग इनको फ्रीडम दे सकते हैं और इनको हम ऑटोनोमस बना सकते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि ये कंपनियां प्रोफेशनली काम करें, कमर्शियल बेसिस पे काम करें और अपने फैसले अपने आप लें। और भारत सरकार ने महारत्ना कंपनीज़ को, नवरत्ना कंपनीज़ को बहुत सारे पावर और अधिकार दे रखे हैं और इनका भविष्य जितना हो सके इनके हाथों में, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होना चाहिए। हमारा जो मार्गदर्शन रहता है वो सिर्फ पॉलिसी लेवल पे, ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस पे रहता है, लेकिन इनके जो कमर्शियल डिसीजंस हैं, इनका जो रोज़ का काम है, उसमें हम लोग दखल एकदम नहीं देते, ना हम देना चाहते। अभी काफ़ी चर्चा में रहा प्राकृतिक गैस मूल्यों की बढ़ोतरी का मामला। इसको लेकर तरह तरह के सवाल भी खड़े किए गए। खासतौर पर वामपंथी नेता गुरदास दास गुप्ता ने भी सवाल खड़े किए कि सरकार की इस नीति से रिलायंस समूह को फायदा होगा। क्या यह आरोप सच है? ये जो नया फैसला हुआ है प्राकृतिक गैस के बारे में, ये बहुत सोच समझ के किया गया है। इस पे आपको जानकारी होगी कि डॉक्टर रंगाराजन साहब के अध्यक्षता में एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी, उसमें जाने माने विशेषज्ञ भी थे और कई लोगों ने इसमें भाग लिया। इन्होंने बहुत चर्चा करी सारे स्टेक होल्डर्स से, सारे हिंदुस्तान में, और इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसको सरकार ने अपनाया है। और जो भी फार्मूला होता है या जो भी नीति बनती है उसमें कुछ कमियां ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन सब मुद्दों को हम अपने सामने रखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो रंगाराजन कमेटी का फार्मूला है प्राकृतिक गैस के बारे में, वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए सही है और सही कदम है और इसलिए ये इसका फैसला लिया गया है और इसको फार्मूला को 1 अप्रैल 2014 से लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें जब गैस के दाम बढ़ेंगे, जो कंपनियां जो गैस प्रोड्यूस करती हैं, नेचुरली उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर गैस जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में प्रोड्यूस हो रही है वो पब्लिक सेक्टर कंपनियां कर रही हैं। ओएनजीसी कर रही है,
ऑयल इंडिया कर रही है, और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कर रही है, बहुत सारी और कंपनियां भी कर रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिलायंस ही एक कंपनी है जो गैस का उत्पादन कर रही है, ज़्यादा गैस का उत्पादन हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज कर रही हैं। तो अगर आप समझे कि फ़ायदा होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारी सरकारी कंपनियों को होगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को होगा। और कुछ जो फ़ायदा होगा उसको हमें उम्मीद है कि उससे इन्वेस्टमेंट जो चाहिए हमें और ऑनशोर एक्सप्लोरेशन और ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, और फिर हमारा जो उत्पादन है गैस का, प्राकृतिक गैस का और तेल का, वो बढ़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन है अब समुंदर में हो रहा है, 3000 मीटर की गहराई में हो रहा है, 4000 मीटर की गहराई में हो रहा है। उसके लिए टेक्नोलॉजी हमें विदेश से लानी पड़ती है, हमारी कंपनियों के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये बहुत महंगा पड़ता है। एक कुआं समुद्र में खोदने के लिए आपको हो सकता है 100 मिलियन या 150 मिलियन डॉलर की खपत आती है। तो आप समझिए कि 600 से 900 करोड़ एक कुआं खोदने के लिए समुद्र में 3000 मीटर की गहराई पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, और खोदने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे गैस निकलेगी या तेल निकलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी खोज करें और वो पैसा लगाएं, तो उनको सही दाम मिलने चाहिए जो उत्पादन होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है प्राकृतिक गैस का और तेल का, वो कम हो रहा है। बॉम्बे हाई की फील्ड 1970 से चल रही हैं, वहाँ पे अब प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, गैस का प्रोडक्शन भी कम है। तो वो जो कम हो रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें पैसा लगाने की ज़रूरत है। कंपनीज़ के पास अगर पैसा नहीं होगा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है वो भी कम हो सकता है, और हमारी जो खोज है जिसके लिए हम आज की तारीख में लगे हुए हैं वो भी नहीं हो पाएगी। तो ये सब मुद्दे सामने रखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है, और मेरा मानना है कि ये सही कदम है। रंगराजन कमेटी ने इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श किया है, और इससे हमारी खोज तेज़ी से बढ़ेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि गैस का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ेगा, और ये आगे जाके इसके जो फ़ायदे हैं आपको 2-3 साल में ज़रूर आपके सामने ये फ़ायदे नज़र आएंगे। पहले पेट्रोल पंप और रसोई गैस के आवंटन को लेकर खूब सवाल खड़े किए जाते थे पेट्रोलियम मंत्रालय पर। पारदर्शिता के लिए आप लोगों ने बदलाव किया नीति में, और अब जो है सीधे आवंटन की बजाय लॉटरी सिस्टम से आप लोग आवंटित करते हैं। क्या भविष्य में कोई और रणनीति है इसको और ज़्यादा पारदर्शी सिस्टम को बनाने की, या अभी आप इससे संतुष्ट हैं? अभी जो हमारी नीति है लॉटरी सिस्टम से हम संतुष्ट हैं, और इसमें कोई अपनी उंगली नहीं उठा सकता, और हमारी कोशिश है कि इसी सिस्टम को ठीक से चलाया जाए। देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 5 किलोग्राम तक के आप सिलेंडर पेट्रोल पंप के माध्यम से वितरित कराने की योजना बना रहे हैं। कब तक यह शुरू हो जाएगी योजना? ये योजना अभी हमने सोचा है कि पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे कुछ बड़े शहरों में ट्राई करें, क्योंकि अभी तक ये ट्राई नहीं किया गया है, और अभी हमारी कंपनियों से विचार विमर्श चल रहा है कि ये हम कैसे लागू करें और कब से लागू करें, क्योंकि हम सोच में हैं कि हम पेट्रोल पंप्स पे ही छोटे छोटे एलपीजी सिलेंडर बेचना शुरू करेंगे। 36 साल लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव है। 1978 बैच के आप यूडी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब तक आप किन किन महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं? कि 36 साल में बहुत मौके मिले हैं काम करने के, और सारे हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला है। एक तो यूटी कैडर में काम करने का बहुत फ़ायदा रहता है कि सारे हिंदुस्तान में हम लोग काम करते हैं, एक स्टेट में या एक प्रांत में हम लोग नहीं रहते। मैंने करीब 3.5 साल अरुणाचल प्रदेश में काम किया है, मैंने 2 साल अंडमान निकोबार आइलैंड में काम किया है, मैंने 1.5 साल पांडिचेरी में काम किया है, मैंने 3 साल गोवा में काम किया है, करीब 3-4 साल दिल्ली सरकार में काम किया है। तो आप समझिए कि पूरा हिंदुस्तान कवर किया है, और हर इलाके में वहाँ की समस्या क्या हैं और वहाँ की स्थिति क्या है और वहाँ की कमज़ोरियाँ क्या हैं, सबका जायज़ा मिला है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन जगहों में काम करने का मौका मिला, और मैं तो यही कह सकता हूँ कि 36 साल की करियर के बाद मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तमाम खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे इस दौरान? जी, वो बढ़ाव चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, और लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि जिससे लगे कि साहब ये हम लोग
सरकार में पब्लिक के लिए काम करने से हम कोई गलती कर रहे हैं। जितना हमने काम किया, जो हमारे चैलेंजेस आए, उससे महसूस यही हुआ कि ये अच्छी जिम्मेदारी है, अच्छा करियर है। अगर आप अपने देश के लिए और अपने पब्लिक के लिए काम कर सकें और उसमें आपको आनंद आए, तो इससे कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती। 1978 में आप सर्विस में आए थे आईएएस की, और आज 2013 है। क्या मूल अंतर देखते हैं सिविल सर्विसेज की नौकरी में? मेरे ख्याल से जो एक तो आबादी हिंदुस्तान की बढ़ी है बहुत पिछले 35 सालों में, और जो पब्लिक का प्रेशर रहता है प्रशासन पे, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि प्रशासन की एक क्षमता होती है काम करने की, और जब पब्लिक का प्रेशर बनता है और बढ़ता है, तो फिर क्षमता के ऊपर हमेशा चैलेंज आता है कि हम इसको कैसे उपलब्ध कराएं, सुविधाएं कैसे उपलब्ध। दूसरा, मेरे ख्याल से ये जो ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन का बदलाव आया है, इससे प्रशासन के ऊपर भी चैलेंज आया है कि हम जो निर्णय लेते हैं, जो फैसले लेते हैं, सोच समझ के लें और ऐसे तरीके से लें कि उस पर किसी को कोई संकोच ना हो, और सबके सामने सिद्ध हो कि ये फैसला सही है और किसी स्वार्थ से नहीं लिया गया है, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिया गया है। ये बहुत बड़ी चुनौती आई है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया कदम रहा है कि प्रशासन, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि जो प्रशासन काम कर रहा है वो पब्लिक के हित में है और उसमें कोई और स्वार्थ नहीं है। और ये भरोसा दिलाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती आई है प्रशासन के पास, जो पहले नहीं थी। आखिरी सवाल, आपकी तरह जो देश के नौजवान लड़के लड़कियां आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उनको आपका संदेश क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा कि आईएएस जैसी सर्विस जो है किसी भी देश में दुनिया में उपलब्ध नहीं है, और इतना बड़ा विशाल देश, इतनी डाइवर्सिटी है, सब कॉन्टिनेंट है, इसको चलाने के लिए आईएएस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है और रहेगा। और इसलिए मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको पब्लिक की सेवा करनी है और देश के लिए आपको काम करना है, तो इससे बढ़िया आपको करियर नहीं मिल सकता। मैंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू करी थी 1 साल के लिए, और उसको छोड़ के फिर मैंने सरकार की नौकरी करी थी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आईएएस में सफल रहा। और मेरा मानना है कि ये जो करियर आईएएस में मिलता है, ये आपको किसी और सर्विस में नहीं मिलता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए विवेक रे साहब। तो ये थे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक रे जी, जिन्होंने साफ कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि बतौर सचिव ये इस मंत्रालय को नई तरक्कियों की राह पर लेकर जाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।